नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के इस टारगेट बैच में। और इस टारगेट बैच में हम कवर करेंगे कि जितना भी यूजीसी नेट का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो। इसके अंदर जो ये वीडियो है इसमें तरीका ये होगा कि डेली एक क्लास के रूप में आएगा आपके पास, ठीक है। सिस्टमेटिक क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, ठीक। जहां तक क्लास हो वहां तक का मैटर आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि नोट्स आपको निश्चित रूप से जेआरएफ तक लेकर के जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत। वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत की हम बात करें तो बेंथम व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को खत्म करके, यानी उन अधिकारों को, यानी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। उसने माना कि प्रकृति कोई अधिकार नहीं देती, अधिकार मनुष्य को यहाँ आने के बाद ही प्राप्त होते हैं। ये बात उसने मानते हुए बात कही कि प्राकृतिक अधिकार नहीं है, फिर कौन से होते हैं? विधि के अधिकार होते हैं, विधि का शासन होता है, कानून के ही अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विचारक जो वैधानिक अधिकारों का समर्थक है वो है एडमंड बर्क। उसने भी किसका समर्थन नहीं किया? प्राकृतिक अधिकारों का। और उसके बजाय क्या दिया? उसके बजाय उन्होंने राज्य की संकल्पना का समर्थन किया। अगली बात, इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। इस सिद्धांत की अगर मान्यता के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े तो ये सिद्धांत ये कहता है कि अधिकार किसकी देन है? कौन देता है हमें अधिकार? तो राज्य देता है। निश्चित रूप से राज्य विधि बनाता है और विधि के माध्यम से हमें अधिकार देता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो कौन कौन है इसमें विशेष रूप से? बेंथम और बर्क, विशेष रूप से ध्यान रखना। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं। इनके अकॉर्डिंग अधिकार वही हैं जो राज्य देता है। ये न तो मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है, क्योंकि जन्मजात प्राप्त होता है ये बात तो प्राकृतिक अधिकार वाले कहते हैं, और न व्यक्ति में अंतर्निहित है। मतलब वही बात, प्राकृतिक अधिकारों में तो दो ही बातें हैं भाई, या तो पैदा हुआ तब लेकर के आया अंतर्निहित, या फिर ईश्वर ने दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? वो है कि राज्य ही अधिकार देता है। इसलिए अधिकार प्रत्येक देश के विधि के सापेक्ष पाए जाते हैं। अब आप वो कहते हैं, जो वैधानिक अधिकार वाले हैं वो ये कहते हैं कि अधिकारों को उठा के देख लो, आपको ये दिखाई देगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार दिए हैं वो उस राज्य की जो परिस्थितियां हैं, उस राज्य की जो व्यवस्था है। जैसे अगर हम बात करें कि खाड़ी देशों के अंदर कानून, अगर अधिकार की बात करें, खाड़ी देशों में अगर हम अधिकार की बात करें तो वहां के कानून के अकॉर्डिंग वहां उनको क्या मिले हुए हैं? अधिकार मिले हुए हैं। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के जो परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग, या कहें कि भारत के कानून के अकॉर्डिंग हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो उस राज्य का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग अधिकार प्राप्त है। कोई दूसरा आकर के अधिकार नहीं दे रहा है, या जन्म से व्यक्ति अधिकार प्राप्त है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जहां भी दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि राज्य के कानून के अनुसार अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकारों का जो कंसेप्ट है वो वैधानिक है, अर्थात विधि ने ही, यानी कानून ने ही अधिकार पैदा किए हैं, यानी राज्य ने कानून के माध्यम से अधिकार व्यक्तियों को दिए हैं। अगली बात आती है दूसरे शब्दों में, मतलब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में स्पष्ट करें तो प्रत्येक देश में अधिकारों की अलग अलग सूची प्राप्त है। भारत में भी, भारत में अधिकारों के लिए भाग 3 बनाया हुआ है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने पूरे प्रावधान कर रखे हैं। तो वो क्या है? वो सब एक सूची तो है अधिकारों की, और ये भारत में नहीं, हर जगह है। अमेरिका में मैग्ना कार्टा बना हुआ है, अधिकारों का पूरा सूची पत्र ही बना हुआ है। तो हर देश के अंदर अलग अलग है। अतः अधिकार कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। हमने बनाए हैं अधिकार, प्रकृति ने नहीं दिए। अधिकारों को हमने बनाया, हर राज्य ने अपने संविधान में अधिकार लिखे हैं। इसलिए जो है ये सिद्धांतकार, कौन, जो वैधानिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक है, वो ये मानते हैं कि अधिकार जो हैं वो राज्य द्वारा ही दिए जाते हैं, अधिकार वैधानिक हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस जो वैधानिक अधिकार सिद्धांत हम मान तो लें, लेकिन ऐसा कोई विचारक भी है क्या जो कि ऐतिहासिक विचारक हो, जिसने पॉलिटिकल साइंस में पहले रिसर्च की हो और वो इस बात को स्वीकार करता हो कि भाई जो है अधिकार विधि की देन है, विधि से प्राप्त होते हैं, वैधानिक होते हैं? तो एक महत्वपूर्ण विचारक आता है हॉब्स। इस सिद्धांत का आधार जो है वो हमें कहाँ मिलता है? हॉब्स के विचारों में। वहां देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि एक लेवियाथन होगा और फिर वो जो कानून बनाएगा ना वो ही सब लोगों को अधिकार के रूप में प्राप्त होंगे। तो वहां से ही वो चीज हम मान सकते हैं। यानी इस सिद्धांत का तीसरा समर्थक वो ज्ञानी हो गया, कौन? हॉब्स। चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हुआ, ठीक है। तो दो तो कौन, पहले तो कौन हुआ? बेंथम, जिसने स्पष्ट रूप से माना कि जो है वैधानिक अधिकार होते हैं। फिर उसके बाद बर्क ने माना, और अब बात हो रही है किसकी? हॉब्स की। तो हॉब्स के विचारों में हम देख सकते हैं जिसके अनुसार राज्य व सरकार के अभाव में, भाई वो कहता है कि जब शुरू में प्राकृतिक अवस्था थी तो राज्य भी नहीं था, सरकार नहीं थी, और इसलिए वहां उसके अभाव के कारण से क्या नहीं था? विधि भी नहीं थी, न्याय भी नहीं था, अन्याय नहीं था, कुछ नहीं था उस समय, क्योंकि राज्य नहीं था।
और राज्य नहीं था तो कानून नहीं था, और कानून नहीं था तो व्यक्ति के पास अधिकार भी नहीं थे। ये बात कौन करा था? हॉब्स। ठीक, न्याय का कोई प्रश्न उपस्थित, न्याय के कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि विधि राज्य की देन है, अधिकार विधि के परिणाम है। विधि कौन देता है? राज्य। राज्य कानून बना के देता है, और फिर उस कानून का परिणाम क्या होता है? अधिकार। ये बात कौन मानता है? हॉब्स। ध्यान रखना, इस लाइन को अच्छे से याद रखना कि विधि राज्य की देन है। विधि कौन देता है? हॉब्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हॉब्स विधि कौन देता है? राज्य। और फिर उस विधि का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या आता है कानून का? तो वो आता है अधिकार, अधिकार के रूप में आता है। अगर कानून नहीं तो अधिकार संभव ही नहीं, अकॉर्डिंग टू हॉब्स। तो तीसरा बड़ा समर्थक हुआ वैधानिक अधिकार का समर्थक कौन? हॉब्स हुआ। क्लियर है? अगली बात हम देखते हैं, वैधानिक अधिकार का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। ये तो स्पष्ट दिख गया भाई, प्राकृतिक अधिकारों में जब सिद्धांत आया तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो प्रकृति से ही अधिकार लेके आया, ये तो कह रहा है। तो ये कह रहा है बात कौन? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। और ये लोग कौन? वैधानिक अधिकार सिद्धांत वाले क्या कह रहे हैं? ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई कानून बनाएगा राज्य और उस कानून से व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोध हो गए ना। स्पष्ट है कि वैधानिक अधिकारों का अगर आपको समर्थन करना है तो मानना पड़ेगा कि प्रकृति ने अधिकार नहीं दिए। ठीक, तो वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी, बकवास, निरर्थक ये कहा। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है एक बार। क्या कि किसने अधिकारों को बकवास कहा है, यानी प्राकृतिक अधिकारों को किसने प्राकृतिक अधिकारों को अनर्थकारी और बकवास कहा है? तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि बकवास है, और उनको उनकी आलोचना करके फिर वैधानिक सिद्धांतों को स्पष्ट किया। क्योंकि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं, अधिकार राज्य बनाता है, और वैधानिक होते हैं, विधि के रूप में होते हैं। बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया। बेंथम ने राज्य द्वारा बनाए गए अधिकारों को महत्व दिया। निश्चित रूप से वैधानिक अधिकार का समर्थक था बेंथम। तो राज्य ही तो विधि बनाएगा, और विधि से क्या मिलेंगे? हमें अधिकार मिलेंगे। तो निश्चित रूप से वैधानिक अधिकार का समर्थक है। और प्राकृतिक अधिकार का कट्टर विरोधी है कौन? बेंथम। ज्यादा महत्व दिया उसने। न केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार किया, अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। उसने माना कि ब्रिटेन के अंदर विधि बनी और उन विधि से क्या हुआ है? सामाजिक सुधार हुए हैं। प्राकृतिक अधिकार होते तो शायद सामाजिक सुधार हो ही नहीं पाते, और नहीं होते। भाई कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो प्रकृति से अधिकार लेके आया हूं, जैसे राजा ये कहता है कि मुझे तो प्रकृति ने राजा बनाया, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वहां आप सुधार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कानून बनाए जाएंगे और बना करके फिर सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं, तब तो समाज सुधर सकता है। आप ये कह दें कि प्रकृति से ही कोई व्यक्ति उच्च वर्ग में निम्न वर्ग में पैदा होता है, फिर समाज में सुधार संभव है क्या? नहीं है। वो बात इसमें आती है। तो केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकार ही नहीं किया किसने? बेंथम ने, अपितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन भी किया। उसने ब्रिटेन में प्रचलित अनेक त्रुटिपूर्ण विधियों को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटेन के अंदर अनेक त्रुटिपूर्ण विधियां चल रही थी, उन सबको उसने क्या कर दिया? अस्वीकृत। ठीक, जो प्राकृतिक रूप से थी, जिन्हें प्राकृतिक मान करके जो है समाज स्वीकार कर रहा था, उन्हें उसने सिद्ध करके अस्वीकार करवा दिया, और उनकी जगह वैधानिक अधिकारों को लागू करवा दिया। किसने करवाया? बेंथम ने। और बेंथम जो है उसने ब्रिटेन में बहुत से कानूनी सुधार करवाए। ठीक, ये हमने पहले जब बेंथम को पढ़ा था उस समय मैंने पढ़ा था। बेंथम ब्लैकस्टोन का आलोचक था, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। बेंथम ने सबसे ज्यादा आलोचना किसकी की थी? ब्लैकस्टोन। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्लैकस्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था। ब्लैकस्टोन क्या कहता था कि ब्रिटेन की विधि विश्व की सबसे ऊंची विधि है, यानी ब्रिटेन में जो कानून बने हुए वो विश्व के सर्वोच्च कानून है। और उस समय ब्रिटेन में राजतंत्र था ही, तो ब्रिटेन के राजा ने जो बनाया, राजा ने जो कहा, वही सबसे ऊपर के कानून है, सबसे सर्वोच्च कानून है। ये बात कौन कहता था? ब्लैकस्टोन। तब बेंथम ने कहा कि नहीं, जो विधि संसद बनाएगी, संसदीय विधि जो होती है वो सर्वोच्च होती है, जो विधि पहले से है वो सर्वोच्च नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ब्लैकस्टोन का आलोचक कौन था? बेंथम। ब्लैकस्टोन एक तरह से राजतंत्रात्मक और रूढ़िवादी विचारों को स्वीकार करता था, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का कुछ हद तक समर्थन करता था। तो इसलिए बेंथम इस ब्लैकस्टोन का आलोचक था। समझ में आ गई होगी बात? ठीक, तो इस बात को अच्छे से याद रखना कि बेंथम ब्लैकस्टोन का आलोचक क्यों था? आलोचक तो था, लेकिन क्यों था? क्योंकि ब्लैकस्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था, और ये बात बेंथम नहीं मानता था। वो मानता था कि कोई भी अच्छा कानून बनाया जा सकता है, जब ये कानून कोई भी XYZ कानून बना हुआ है तो उससे बेस्ट कानून बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि
जो वैधानिक अधिकार है उनकी आलोचना क्या है और किन लोगों ने इसकी आलोचना की। तो समर्थकों की जब बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं? बेंथम, बर्क और हॉब्स, 3 प्रमुख समर्थक हैं। पहले तो यह ध्यान रखना। फिर इनकी आलोचना, तो पहली बात तो यही ध्यान रखना कि बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को बकवास बताते हैं और ब्लैकस्टोन की आलोचना करते हैं, उसके बाद अपने जो वैधानिक अधिकार है उन्हें स्थापित करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इन सब की, यानी बर्क, बेंथम और हॉब्स, इनकी खुद की सबकी आलोचना कौन कर रहे हैं, यानी वैधानिक अधिकार सिद्धांत के आलोचक कौन है, तो हमारे सामने आती है बात वाइल्ड की। कौन है? वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों की पहचान प्रदान की जाती है। अब ध्यान से समझना, वाइल्ड कहते क्या है? वाइल्ड कहते हैं कि विधि होती है ना, कानून, उसके द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता। अधिकार तो बने बनाए रहते हैं, अधिकार तो मनुष्य को पहले से मिले हुए होते हैं। यानी वाइल्ड प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। वो कहता है कि अधिकार तो मनुष्य को मिले हुए थे पहले से, बस पहचान नहीं हो रही थी, और पहचानने का काम कौन करवा रहा था? विधि केवल अधिकारों को पहचान दिलवाती है, उनको लोगों को बताती है कि जो है ये अधिकार हैं, बाकी विधि देती नहीं है अधिकार। ये बात कौन कर रहा है? वाइल्ड। तो विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों को पहचान प्रदान की जाती है, वो उनको संरक्षण दिया जाता है, और वो जो विधियां हैं वो उन अधिकारों को संरक्षण दे देती हैं। अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा दो और चाहे मत दो। अगर कानून में दर्जा नहीं दिया तो क्या वो अधिकार नहीं है? वो अधिकार होगा। कानून अगर दर्जा नहीं भी दे तो भी अधिकार है। हो सकता है कि कोई तानाशाही शासन आ जाए, तो क्या फिर व्यक्ति के अधिकार नहीं होते? अधिकार होते हैं, बस वो अधिकार दबा दिए गए, उस तानाशाह ने अधिकारों को समाप्त कर दिया, यही तो हुआ। तो वहां बात इंपॉर्टेंट क्या कहता है वाइल्ड, कि अधिकार तो अपने आप में हमेशा है, बस विधि अगर आप बना देते हैं तो आम आदमी तक वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उन अधिकारों का संरक्षण हो जाता है, उन अधिकारों की रक्षा हो जाती है। इतनी ही बात है, बाकी अधिकार तो शुरू के ही थे। अब कोई अधिकार को उठा करके कैद कर दे या अधिकार को समाप्त कर दे, अधिकारों को लुप्त करने की कोशिश करे, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उस प्रकार के अधिकार होते ही नहीं है। होते तो हैं ही वो अधिकार, बस उन अधिकारों को उस राज्य ने अपनी तानाशाही के कारण से अपने नागरिकों को दिया नहीं, ये हम कह सकते हैं। अगली बात, अधिकारों की वैधानिक और नैतिक मान्यता दोनों आवश्यक है। कानूनी मान्यता भी चाहिए, ये बात कौन कहता है? वाइल्ड, कि भाई आप वैधानिक मान्यता भी दो, लेकिन वैधानिक के साथ साथ नैतिक मान्यता भी होनी चाहिए। अगर आप कानून बनाते हैं तो उस कानून के साथ साथ जनता उसे स्वीकार भी कर ले, ऐसा भी होना चाहिए। अगर जनता स्वीकार नहीं कर पाती तो भी वो कानून, वो जो है वो न अधिकार सक्सेस है न कानून सक्सेस है। तो महत्वपूर्ण है कि कोई भी अधिकार को अगर आपको सुरक्षित करना है, अधिकार को मान्यता देनी है, तो वैधानिक के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। यह कहना कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है, वह ये हम कहें कि राज्य ही अधिकार बनाता है, यह असंगत है। क्यों है? क्योंकि कुछ व्यवहारिक बाध्यताएं प्रत्येक समाज में पाई जाती हैं। भाई कुछ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हर समाज में कुछ समस्याएं पाई जाती हैं, तो राज्य ही कानून बनाएगा ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें समाज अपने स्तर पे कानून बना के रखता है, और उन सामाजिक बाध्यताओं के कारण से भी व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता और अपने अधिकारों का उपयोग कर लेता है। कब? वो सामाजिक जो नियम हैं, सामाजिक विधि बनी हुई है, ठीक, उनके माध्यम से भी व्यक्ति क्या कर लेता है? अधिकारों का उपयोग कर लेता है। ये बड़ी बात इसके अंदर मानी जा सकती है। ठीक है, अगली बात, परंपरा, इतिहास, नैतिकता, इनसे भी अधिकार प्राप्त होते हैं ना। जैसे माता पिता को अपने बच्चों से सम्मान प्राप्त होता है, तो वो जो सम्मान प्राप्त होता है वो नैतिक कारणों से प्राप्त होता है। वो जो अधिकार माता पिता को मिल रहे हैं अपने बच्चों से, वो अधिकार नैतिक कारणों से प्राप्त हो रहे हैं। कानून आप चाहे कितना बना दो, कोई जबरदस्ती आप किसी से सम्मान करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। माता पिता की सेवा करना, ठीक, और इसी प्रकार परिवार के साथ जुड़े रहना, परिवार बच्चों का पालन पोषण करना माता पिता के द्वारा, ये क्या है? ये वो कौन से अधिकार हैं? बच्चे का कौन सा अधिकार है जो माता पिता से सब प्राप्त कर रहा है? चाहे आप कितने ही कानूनों में लिख दो, जब तक माता पिता बच्चों के प्रति और बच्चे माता पिता के प्रति जो है हृदयंगत नहीं होंगे, एक दूसरे के आंतरिक रूप से अगर जुड़े हुए नहीं होंगे, तो फिर तो संभव नहीं है ना। जैसे कई लोग गोद ले लेते हैं और फिर उनसे उनका पालन पोषण नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि केवल कानून के माध्यम से ही व्यक्ति अधिकार प्राप्त करता है, ये बिल्कुल संगत नहीं है। इसके अलावा भी, चाहे वो ऐतिहासिक कारणों से माने, चाहे वो सामाजिक कारणों से माने, चाहे वो नैतिक कारणों से माने, व्यक्ति बहुत सी जगह से अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है ना,
ये बहुत जरूरी कंसेप्ट इसके अंदर उन्होंने बताया। तो ये वाइल्ड के अकॉर्डिंग ये बातें हैं कि भाई वैधानिक अधिकार नहीं होते, और भी चीजों से हमें अधिकार प्राप्त हुआ करते हैं। अब देख लेते हैं अपन सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में। वस्तुतः इस सिद्धांत का आधार उसके विचारों में देखा जाता है। यानी उपयोगिता को, अगर आपको उपयोगितावादी सिद्धांत जो कि अधिकारों का है, वो अगर आपको देखना है तो इसके विचारों में देखने को मिलेगा। अब उपयोगितावादी विचार हैं क्या, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेंथम। ठीक, क्यों? वही बेंथम जो कि वैधानिक अधिकार का भी समर्थक है, वो उपयोगितावादी सिद्धांत का भी समर्थक है। बेंथम के अनुसार समाज में अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। बेंथम ये कहते हैं कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सुख प्राप्त होगा तो वो चीज ही उनके लिए क्या होगी, उपयोगी होगी। ये हमने बेंथम में पहले पढ़ लिया है। दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय सामाजिक कल्याण है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय क्या है? सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण। भाई अधिकतम व्यक्ति को मतलब क्या हो गया, पूरा समाज आ गया ना अधिकतम व्यक्तियों में, और उनके सुख की बात कर रहे हो, मतलब पूरे समाज के सुख की बात आप कर रहे हो। अब बात क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की वे परिस्थितियां हैं। अधिकार से क्या होगा, समाज का कल्याण होगा। अगर आप अधिकार देंगे तो वो एक परिस्थिति, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे समाज को सुख प्राप्त होगा, समाज का कल्याण होगा, जो सामाजिक रूप से उपयोगी है और पूरे समाज के लिए वो उपयोगी होंगे। ठीक, तो महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि उपयोगी है कौन? अधिकार। इसलिए व्यक्ति के पास है, इसलिए समाज के पास अधिकार हैं। अगर वो उपयोगी नहीं होते ना तो अधिकार नहीं होते। तो ये तो सीधे सीधे लोग क्या कहते हैं कि अधिकार क्यों है। जैसे प्राकृतिक अधिकार वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति में जब मनुष्य पैदा हुआ तो अधिकार लेके आया। वैधानिक वाले ये कहते हैं कि कानून बनाकर के व्यक्ति को अधिकार दिया गया। उसी प्रकार से उपयोगितावादी कहते हैं कि अधिकार व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, इसलिए अधिकार समाज के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार का प्रबल समर्थन किया, जो विधि, शिक्षा, जेल, प्रशासनिक सुधार, इन सब से संबंधित है। तो ये समझिए आप। अब आप कहेंगे कि सर बेंथम वैधानिक रूप से भी कानून उत्पत्ति मानता है और उपयोगिता के आधार पर भी मानता है। तो इसमें ऐसे समझिए, बेंथम ये कहना चाहता है क्या कि भाई कानून, अधिकार उत्पन्न तो हुआ वैधानिक रूप से, यानी कानून के कारण से कानून बनाया, तो उस बनाने के परिणाम के रूप में क्या प्राप्त हो गया? अधिकार। कानून बनाया तो हमें अधिकार प्राप्त हुए। ठीक, समझ में आया? लिस्ट बनी पूरी के पूरे, जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बनाए हमने, वो एक कानून बनाए तो उन कानून से क्या प्राप्त हो गई? हमें अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार से आपने बना करके लोगों को अधिकार दे तो दिए, लेकिन उन अधिकारों को व्यक्ति स्वीकार क्यों करेगा? समाज उनको अपने पास रखेगा क्यों? उनको मानेगा क्यों? सरकार की बात को सपोर्ट क्यों करेगा समाज? तो वो इसलिए करेगा क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए बेंथम वैधानिक अधिकार का भी समर्थक है और उपयोगितावादी सिद्धांत का भी समर्थक है। इसलिए ध्यान रहे, अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहना चाहता है कि अधिकार समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए समाज ने उन्हें अपना रखा है। आगे चले, फिर बात आती है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि कहां कहां उपयोगी हुई विशेष रूप से बेंथम के अकॉर्डिंग। बेंथम क्या कहता है, देखो यहां से देखो, सामाजिक रूप से उपयोगी है कौन? अधिकार। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार का प्रबल समर्थन किया। हर क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए। जैसे उन्होंने विधि के अंदर सुधार की बात की, जेल में सुधार की बात की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार की बात की। उस सुधार से क्या होगा? उस सुधार से वो चीजें उपयोगी बनेंगी, और उपयोगी बनेंगी तो वहां अधिकार डेवलप होंगे, यानी उन चीजों को सब स्वीकार भी करेंगे। अधिकारों को वास्तविक रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। अगर वास्तविक रूप से हमें समझना है तो सामाजिक दृष्टिकोण से, भाई उपयोगितावादी है ना, वो अधिकारों को सामाजिक दृष्टिकोण से अपना रहे हैं। वो कह रहे कि सामाजिक कल्याण करते हैं कौन? अधिकार, इसलिए समाज ने इन्हें अपना रखा है। और समाज क्या कहता है? समाज ये कहता है कि भाई ये हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए हम इनको स्वीकार करते हैं। किनको? अधिकारों को। इसलिए उपयोगितावादियों के अनुसार अधिकार समाज ने अपने कल्याण के लिए अपना रखे हैं, वैधानिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। इसलिए नहीं कि कानून बनाकर के सरकार ने दिए हैं, इसलिए समाज स्वीकार नहीं करता, और न समाज इसलिए स्वीकार करता है अधिकारों को कि प्रकृति ने उसे दिए हैं। समाज केवल अधिकारों को इसलिए अपना रखा है समाज ने कि वो उसके लिए उपयोगी हैं। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए उनकी सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए व्यक्ति ने अधिकार अपना रखे हैं।
इसलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है कि उसको हमने बहुत असीमित ताकत दे दी किसी अधिकार को। अगर वो अधिकार समाज को नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसी समय समाज इकट्ठा होकर के उस अधिकार को समाप्त कर देगा, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। इसलिए मतलब अमेंडमेंट यानी संशोधन हो जाएंगे उसमें। तो फिर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन समाज के हित में इस पर प्रतिबंध भी होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते, आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? यानी समाज प्रत्येक अधिकार को तब तक स्वीकार करेगा जब समाज के कल्याण में है। जब समाज का कल्याण नहीं करा ना, तो समाज इकट्ठा होकर के उन अधिकारों का विरोध कर देगा। भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को स्वीकृत किया गया उनकी सामाजिक उपयोगिता निर्विवादित है। और चाहे किसी देश के संविधान में चल जाओ, जो अधिकार दिए गए हैं ना, उनकी सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए समाज ने उन्हें स्वीकार कर रखा है। अगली बात, इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रोस्को पाउंड हैं और चापी हैं। रोस्को पाउंड और चापी, तो तीन समर्थक इससे प्रमुख रूप से देख सकते हैं। कौन कौन? एक तो बेंथम तो है ही सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थक, इसके साथ साथ रोस्को पाउंड का नाम याद रखना है, चापी का नाम याद रखना है। ये तीन विचारक ऐसे हैं जिन्होंने किसको स्वीकार किया? सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत को स्वीकार किया अधिकार के लिए। यानी अधिकार इसलिए है कि सामाजिक रूप से वो हमारे लिए उपयोगी है, समाज में उपयोगी है, इसलिए हमने अधिकारों को मान रखा है। तो तीन अधिकार हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक, अब इन सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत की भी आलोचना कर लेते हैं। सामाजिक कल्याण शब्द अनेकार्थक और भ्रामक है। उपयोगितावादियों ने अधिकारों को केवल इसलिए स्वीकार किया है कि वो सामाजिक कल्याण करते हैं। ठीक साहब, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है कि सामाजिक कल्याण का आप कैसे कह सकते हैं कि एक अधिकार से समाज का कल्याण होता है? समाज का कल्याण अधिकार के साथ साथ कई बार कर्तव्यों से भी तो होता है। जब समाज के अंदर दंगे फैल जाते हैं, तो अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों पे ध्यान नहीं दे तो समाज का कल्याण उसमें नहीं हो सकता। तो इसलिए समाज का कल्याण केवल अधिकारों से होता है, ये संभव नहीं है। तो पहली आलोचना तो यह है कि आप कल्याण को, जो शब्द है ना, उसके कई अर्थ होते हैं कल्याण के, केवल अधिकार से ही रिलेट मत करिए। किनको? किसको? कल्याण को। सामाजिक कल्याण शब्द अनेकार्थक और भ्रामक है क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित। अच्छा, एक बात और थी इसमें, सामाजिक कल्याण का मतलब क्या था? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। फिर जो बच गए अधिकतम के अलावा, जो अल्पसंख्यक, उनका हित हो जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि आपने तो किसको देख लिया? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को। तो जो अल्पसंख्यक बच गए उनका हित नहीं होगा। इसके अंदर ये तो बात छिपी हुई है कि आप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब अल्पसंख्यकों के हित की बात नहीं भी तो कर रहे। और जब उनके हित की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि वो उनका कल्याण नहीं होगा। तो वहां समाज का वो भी तो लोग हिस्सा है, वहां सामाजिक कल्याण कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं क्या कि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या बहुमत का हित या वह सामान्य हित है जिसका लोग समर्थन करें। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी हो जाती है। किसमें? इस उपयोगितावादी सिद्धांत में अल्पसंख्यकों के हितों की कहीं चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक रह जाते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त होने का डर रहता है। किसमें? उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत अगर आप अधिकार देते हैं तो। इसकी दूसरी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है। दूसरी बड़ी कमी ये, मैं आप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम मतलब सामाजिक अधिकार। अब सामाजिक अधिकारों की बात करें तो फिर इसका मतलब कौन से अधिकारों की बात आप नहीं भी कर रहे? वो नहीं कर रहे आप कौन सी? व्यक्तिगत अधिकार। मतलब उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत आप जब सामाजिक कल्याण की और सामाजिक उपयोगिता की बात कर रहे हैं कि अधिकार के माध्यम से समाज का कल्याण होगा, समाज के लिए अधिकार उपयोगी हैं, तो ऐसे में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात आप जब करते हैं तो वहां दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज कि अल्पसंख्यकों का हित नहीं होगा, और दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि आप सामाजिक कल्याण की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत कल्याण भी नहीं होगा। यह कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ये इसके आलोचक मानते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यह बात हमारे सामने आती है। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक सिद्धांत। सबसे पहले हमने क्या जाना था? पहले हमने जाना था जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत हम जाना था कि प्रकृति से व्यक्ति अधिकार लेकर के आया। उसके बाद हमने जाना कि कानून से अधिकार प्राप्त हुए। फिर हमने जाना कि उपयोगी है इसलिए समाज में अधिकार बने हुए हैं, मतलब उपयोगिता के कारण से अधिकार हैं।
अब उसके बाद हम जानेंगे कि ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, ये क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार इतिहास से, परंपराओं से, मान्यताओं से प्राप्त होते हैं। अधिकार जो है वो इतिहास, परंपरा और मान्यता से प्राप्त होते हैं। ये कौन मानते हैं? ऐतिहासिक सिद्धांत वाले, न कि समाज या राज्य से। समाज और राज्य से प्राप्त नहीं होते। वो तो कहते हैं कि इतिहास में किसी ने दिए थे, फिर वो हमें प्राप्त हो गए और अब रेगुलरली चलते आ रहे हैं। ठीक जैसे किसी राजतंत्र के अंदर कोई अधिकार प्राप्त हुआ था, अब वो अधिकार लगातार चलता चलता यहां तक हमारे पास आ गया। उसके समर्थकों में से एडमंड बर्क ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है, एक ही वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है। वो वाक्य क्या है कि इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है। इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है, मतलब ऐसे कुछ अधिकार अब हमने बना दिए, अब आने वाले 100 साल बाद इनमें से कोई अधिकार तो उनके पास पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे। मतलब शुरू से जब चला आ रहा है ना, इतिहास से जब कहीं राजतंत्र था या कुछ भी था, वहां कोई ना कोई अधिकार बना, वो आगे से आगे चलता चला गया, जब तक कि समाज ने या राज्य ने या वहां के लोगों ने, किसी भी देश की जनता ने उसे स्वीकृति दी, तब तक वो आगे चलता गया। उसमें संशोधन नहीं किया तो चलता गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिकार इतिहास का परिणाम हो गए। बहुत से अधिकार ऐसे जो इतिहास से में प्राप्त हो रहे हैं, अब उनको हटाए भी कौन? क्योंकि जो अधिकार, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपको विशेष रूप से आरक्षण की बात कर लो। अब ये आरक्षण दिया था, इतिहास में दिया था, आज से 70 साल पहले की बात है वो, और वो आरक्षण आज भी हटा पा रहे हैं क्या? नहीं हटा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ऐतिहासिक अधिकार हो गया। अब जो उसको उठाएगा वो उसका ब्लेम लेगा, तो कोई नहीं उठा सकता। अब ये आगे कब तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ अधिकार ऐसे हो जाते हैं जो ऐतिहासिक अधिकार होते हैं, इतिहास से प्राप्त होते हैं, वो लंबे समय तक फिर चलते ही जाते हैं। तो यहां बात वही है कि इतिहास अधिकारों का निर्माण कर देता है। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप है। परंपरा है, वो अगर मजबूत हो गई और वो परमानेंट रह गई तो वो अधिकार बन गया, ठीक है ना, वो अधिकार का रूप ले गया। अगली बात, क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान परंपराएं ही अधिकार का रूप धारण कर लेती है। अब कुछ परंपराएं, जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वह राजतंत्र की बात है, राजा के पास अधिकार थे, जो हैं वो आज भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हें प्राप्त है। वहां तो लगभग संविधान ही, अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो वहां का लगभग संविधान इतिहास पे टिका हुआ है, अभी समय पे टिका हुआ है, परंपराओं पे टिका हुआ है। वो लोग तो परंपरा में जो हो जाता है उसी को अपना लेते हैं। वो परंपरा आ गई, बस वो कानून बन गया। उनको तो उनका जो सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। उनके अकॉर्डिंग अधिकार वही है जो हमारे पूर्वजों ने उपयोग में लिए थे। वो कानून बनाते नहीं है, अधिकार बनाते भी नहीं है। तो इसलिए एडमंड बर्क के अकॉर्डिंग परंपराओं के कारण से अधिकारों का निर्माण होता है। अगली बात, रिची क्या कहते हैं? दूसरे समर्थक है एडमंड बर्क और दूसरे रिची। ध्यान रखना, दोनों के नाम याद रखना, ठीक है। किसके? एक तो बर्क और दूसरा रिची। ये दोनों किसके समर्थक है? ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक। रिची के अनुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त होते हैं। मतलब लोगों की रीच कहां तक होती है? इतिहास तक। लोग कहां तक बकते हैं, ऐसे याद करके इस बर्क को भी याद रख लेना। कहां तक बकते हैं? इतिहास तक बकते हैं, ठीक है। तो बर्क और रिची, उनकी रीच वहां तक है जहां तक बके हैं, अर्थात इतिहास में लिखा हुआ है। तो बर्क और रिची के अनुसार लोगों के अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त होते हैं। रिची कहते हैं क्या कि लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए ना, वो मूलतः परंपराओं से ही प्राप्त हुए हैं, चाहे वो सत्य है चाहे वो असत्य है। अतः परंपरा प्राथमिक या आदिमकालीन विधि है। परंपरा क्या है? शुरुआती कानून परंपरा ही है। ये बात कौन कहता है? ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत वाले कहते हैं कि शुरुआती कानून जो थे वो क्या थी? परंपराएं। वो परंपराएं ही कानून बन गई। अतः परंपरा प्राथमिक और आदिमकालीन विधि है, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं। जिन्हें हम किस रूप में स्वीकार करते हैं? प्राकृतिक अधिकार के रूप में। वस्तुतः परंपराओं के ही परिणाम हैं। कौन? अधिकार। अधिकार किसके परिणाम है? परंपराओं के परिणाम है। तो इन दोनों में भी अंतर करना पड़ेगा लेकिन अपने को। कौन से? कि बर्क और रिची। बर्क स्पेशली किस पे जोर देता है और रिची स्पेशली किस पे जोर देता है। सबसे पहले हम रिची की बात कर ले तो रिची में ये लाइन याद रखना। कौन सी? परंपरा प्राथमिक या आदिमकालीन विधि है। प्राथमिक या आदिमकालीन विधि है, ये बात किसने कही थी? रिची ने। कि भाई आदिम काल से परंपरा थी, वही क्या थे? अधिकार बन गए थे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? परंपरा प्राथमिक और आदिमकालीन विधि है, वो विधि ही फिर कानून बन गई। ठीक, तो इस प्रकार की बात तो किसने कही थी? रिची ने। और दूसरा आप इसमें याद रखेंगे बर्क के संबंध में। और बर्क के संबंध में क्या याद रखेंगे कि जब परंपराएं ठोस हो जाती है ना और लंबे समय तक रह जाती है तो फिर वो अधिकार बन जाती हैं।
तो परंपराओं के ठोस होने पर अधिकार बनना ये तो बर्क मानता है। और रिची क्या मानता है कि वो प्राथमिक और आदिमकालीन विधि जो थी वही क्या बन गई, अब अधिकार बन गए। क्लियर है? इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली बात आती है कि बर्क ने इसके बारे में और क्या कहा। बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। वह प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था। प्राकृतिक अधिकारों के तो ऐतिहासिक सिद्धांत वाले भी आलोचक हैं। मतलब ऐसा समझो आप कि पहले जो अधिकार आया उसका दूसरा तो आलोचक है, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब आलोचक है फिर बाद में। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के तो सारे आलोचक हो गए, तो इन्होंने भी आलोचना की। और उसके बाद वैधानिक अधिकार सिद्धांत वालों ने भी इस प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी। तो बर्क ने भी आलोचना की, बेंथम ने भी आलोचना की, इन सब ने आलोचना की थी। प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक था कौन? बर्क। क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में समाज, राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यहां महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक अधिकारों के अंदर किसको महत्व दिया गया? समाज या राज्य के को महत्व नहीं दिया था, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक सिद्धांत में तो समाज को महत्व दिया जाता है, या ये कह सकते हैं सब, इसमें नहीं, उपयोगितावादियों में भी क्या किया था? समाज पे जोर दिया गया था। तो ये लोग समाज पे जोर देते हैं और प्राकृतिक अधिकार वाला केवल और केवल व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि व्यक्ति जब पैदा हुआ तो अधिकार लेके आया, इसका मतलब व्यक्ति इंपोर्टेंट है। बर्क इसके बारे में क्या कहते हैं कि राज्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं क्या कि ये सावयवी संस्था है। राज्य क्या है? एक सावयवी संस्था है। सावयवी का मतलब है कि उसके अवयव हैं, जैसे व्यक्ति है, समाज है, ये सब चीजें क्या है? राज्य के अंग है। और जब राज्य के अंग हैं तो इसका मतलब कि इन अंगों ने जो है वो राज्य को नहीं बनाया, क्योंकि अंग, भाई अंग किसके हैं? राज्य के ही तो हैं। तो राज्य है तो अंग है, तो इसलिए वो कहता है कि आंगिक राज्य आंगिक संस्था है, सावयवी है, उसके अवयव हैं, न कि कृत्रिम। ये किसी बनाई हुई संस्था नहीं है राज्य की कि कुछ लोगों ने मिलकर के राज्य बना दिया, ऐसा वो स्वीकार नहीं करता। कौन स्वीकार नहीं करता? बर्क स्वीकार नहीं करता। हालांकि राज्य को सावयवी संस्था मानता है वो, लेकिन वो कहता है कि बनाई हुई संस्था नहीं है, ये तो पहले से ही थी। कौन? राज्य। इसलिए इसको इच्छानुसार जो है वो इसका न तो निर्माण किया जा सकता है कि सभी व्यक्ति इकट्ठे हुए और राज्य बना दिया, और न ही इसको भंग किया जा सकता है कि भाई कृत्रिम है, इसलिए भैया क्या कह रहा है? न कि कृत्रिम, जिसका कि कृत्रिम का क्या होता है? कृत्रिम जो चीज होती है ना उसका इच्छानुसार निर्माण हो जाता है और इच्छानुसार इसको भंग किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये कृत्रिम नहीं है, इसलिए न तो इसको इच्छानुसार भंग किया जा सकता है और न ही इच्छानुसार इसका निर्माण किया जा सकता है। फिर क्या है राज्य बर्क के अनुसार? राज्य बर्क के अनुसार सावयवी संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अतः बर्क ने गौरवमयी या अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की, क्योंकि वह इस क्रांति को परंपराओं पर आधारित क्रांति मानता था। बर्क ने गौरवमयी क्रांति को स्वीकार किया, जो ब्रिटेन में जो गौरवमयी क्रांति हुई थी अधिकारों की, या ये कह सकते राजतंत्र को के अंदर लोकतंत्र को समावेश करने की, उसको जो है बर्क ने स्वीकार किया। और उसने कहा कि ये परंपराओं पर आधारित थी, इसलिए क्रांति इतनी शांतिपूर्ण हो गई। जबकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, ऐसे अधिकार जो दिखाई दे नहीं रहे थे। ब्रिटेन में जो अधिकार थे परंपराओं से दिखाई दे रहे थे, इसलिए जो क्रांति हुई वो शांतिपूर्ण हो गई। राजा नहीं माने भाई ये चीजें होनी चाहिए, जनता नहीं माना कि हाँ राजा के पास इतने अधिकार तो होने ही चाहिए, क्योंकि जो परंपराएं चले आ रहे हैं। तो इसलिए जो क्रांति हुई ब्रिटेन में वो परंपराओं के अकॉर्डिंग हुई, परंपरागत अधिकारों के अकॉर्डिंग हुई, इसलिए वहां पर जो है वो शांतिपूर्ण क्रांति हो गई। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में अधिकारों के दावे लगाए गए और इसलिए वहां हिंसात्मक क्रांति हो गई। तो फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, यानी जो दिख नहीं रहे थे, जो कहीं थे ही नहीं, न परंपराओं में थे न कुछ और थे, इसलिए राजा भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था और जनता राजा के अधिकार नहीं स्वीकार कर पा रही थी, इसलिए वहां पर जो है वो क्रांति हिंसात्मक ही हुई। इसलिए वह फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी था। कौन? बर्क। बर्क फ्रांसीसी क्रांति का विरोधी और ब्रिटिश क्रांति का समर्थक था, क्योंकि ब्रिटिश क्रांति परंपराओं पर आधारित थी और बर्क परंपरागत अधिकारों का समर्थक था और राज्य को ही परंपरागत संस्था ही मानता था। वो कहता था कि राज्य क्या है? सावयवी संस्था, बनी बनाई संस्था, उसके कई अंग हैं, लेकिन ये कृत्रिम नहीं है कि आप जब चाहे तब इसको बनाओ और जब चाहे तब इसको हटा दो। ऐसी संस्था राज्य नहीं है। कौन कहता है? बर्क कहता है। अब बात आती है कि बर्क के द्वारा जो ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया, किसका? राज्य का, जो अधिकार का जो ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया, उसकी आलोचना क्या है? यह कहना कि हमारे अधिकार परंपराओं से प्राप्त होते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। यह बात कौन कहता है? क्यों कौन कहता है? हॉकिंग। हॉकिंग ने कहा कि क्या दास प्रथा सही थी? परंपराओं से थी वो, तो क्या वो सही थी? क्या नहीं थी। तो हॉकिंग इसकी आलोचना कर देता है। पहला आलोचक कौन हुआ? बर्क का, हॉकिंग। जब इसका औचित्यपूर्ण रूप से प्रयोग होता था, दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के आधार पर किया गया, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते। ये जब कभी मान लो सही रूप में था, भाई दास प्रथा सही रूप में हुई होगी कभी,
वो उस समय बन गई और फिर आगे जाकर के उसको गलत रूप में उपयोग करने लगे। क्यों हुआ? उसका गलत उपयोग क्यों हुआ? परंपराओं के कारण हुआ। तो अगर परंपरा नहीं होती तो दास प्रथा गलत उपयोग ही नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं, कौन? हॉकिंग, क्या कहते हैं कि परंपराएं हमेशा अधिकार दे, गलत है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कई बार परंपराएं हमें गलत रास्ते पर भी ले जाती हैं। भारत में प्रचलित सती प्रथा, अब ये क्या थी? बाल प्रथा क्या, बाल विवाह क्या था? ठीक, वो कुछ छुआछूत जैसे परंपराओं की अगर हम बात करें तो ये अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते कि भाई उस समय जो थे वो चीज उस समय चली आ रही है इसलिए परंपराएं हैं इसलिए वो हमारा अधिकार है, भाई ये तो परंपरा है इसलिए हमारा अधिकार है। ऐसा थोड़ी संभव है, नहीं है। तो इस प्रकार हॉकिंग नहीं बल्कि हम सब उसकी आलोचना कर सकते हैं कि केवल परंपरा होने के, परंपरागत रूप से होने के कारण से कोई अधिकार नहीं हो जाता। अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकारों का दर्जा देना अतार्किक और असंगत है। किसी भी परंपरा को आप अधिकार नहीं कह सकते। जो लगातार परंपरा चली आ रही है उसे आप अधिकार कह दो, यह संभव नहीं है। इस प्रकार आज हमने 3 प्रमुख सिद्धांत अधिकारों के पढ़े। कौन कौन से पढ़े? जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत था हमने पहले पढ़ लिया था, वैधानिक अधिकार हमने पढ़ा, उपयोगितावादी सिद्धांत पढ़ा और उसके बाद में हमने ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत पढ़ा। तीनों में आप जो परंपराओं के बारे में हम बात करें वो पढ़ा। तीनों में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, एक एक चीज तीनों की विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले वैधानिक अधिकार सिद्धांत। वैधानिक अधिकार सिद्धांत क्या कहता है कि विधि से व्यक्ति को अधिकार मिले, कानून बने और फिर कानून ने क्या दिया? व्यक्तियों को अधिकार दिया, ने समाज को अधिकार उपलब्ध करवाया। उसके बाद हम जब बात करें किसकी, मतलब आप उपयोगितावाद की, तो उपयोगितावादी ये कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकार इसलिए मिले क्योंकि समाज ने स्वीकार कर लिए थे। अगर समाज स्वीकार नहीं करता ना तो लोगों को अधिकार नहीं मिलते। और समाज इसलिए स्वीकार करता है कि समाज के लिए क्या है? वो अधिकार उपयोगी हैं, क्योंकि समाज का वो अधिकार क्या कर रहे हैं? कल्याण कर रहे हैं। और तीसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। और ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत की बात करें तो ये कि परंपराओं के कारण से अधिकारों का निर्माण हुआ, परंपराओं से ही जो चीज चली आ रही हैं वो धीरे धीरे क्या बन गई? अधिकार बन गई। तो इस प्रकार से जो है ये 3 सिद्धांत अपने कवर हुए। इसमें विभिन्न विचारकों की मैंने बात की, उनको थोड़ा सा गौर से आपको पढ़ना है। इसको नोट्स के रूप में आप डेली लिखेंगे, सिस्टमैटिक नोट्स आप इसका बनाएंगे। जब मैंने पूरा संकल्प लिया है, ठीक है, कि मैं आपको यूजीसी नेट 2023 का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, चाहे मेरे कितने जो है व्यूअर बाकी टूट रहे हैं, ये कह दूं मैं आपको, ठीक है ना। अब आप सपोर्ट करो चाहे मत करो वो आप देखो, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे मेरे जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड के थे उनको मैं नहीं दे पा रहा, क्योंकि भाई जब मैंने जो संकल्प लिया वही करूंगा। अब इस समय न फर्स्ट ग्रेड, न सेकंड ग्रेड, न थर्ड ग्रेड कोई वैकेंसी है नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ डालूंगा तो न तो उनका कोई काम होने वाला इस समय, न वो पढ़ेंगे। बस उनके मन में ये है कि सर हमारे को नहीं पढ़ा रहे, इसलिए बहुत से बच्चे जो हैं वो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं जो कि सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के थे, ठीक, उनको कोई काम नहीं लग रहा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके लिए जब मैं लगा हूं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमेशा नियमित रूप से देखें। और कंप्लीट कोर्स जब मैं फ्री कराने के लिए एक संकल्प लेता हूं तो आप भी मेरा बराबर सपोर्ट करें, तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा फिर मैं जब आप सबके सब सहयोग अगर देना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे ताकत देता है। चाहे देखें 100, लेकिन 100 तो कम से कम डेली देखें, तब तो ठीक है, तब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे 10,000 ही देखें, नहीं, अगर मेरे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो कम से कम वो उनका लाभ उठा करके और एक निश्चित उपलब्धि तक पहुंचे, ठीक है। ये जरूरी है, एक निश्चित उपलब्धि के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप सबका सपोर्ट आवश्यक है और अपेक्षित भी है कि मुझे विश्वास भी है कि आप सहयोग करेंगे। इसके लिए जितने भी विद्यार्थी यूजीसी नेट के हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि हम निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2023 दिसंबर की जो है वहां तक एक कंप्लीट कोर्स हम आपको करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।